दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता है, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता है। मेहनत करने से हर मुश्किल होती है आसान मेरे दोस्तों, इसलिए एक बात याद रखना, यहाँ हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता है। जी हाँ साथियों, हर काम अपने तकदीर पर ना टाल दीजिए, आप अपने तकदीर के निर्माता स्वयं हैं और डट करके सामना करिए। आइए एक प्यारी सी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। आइए इतिहास के कुछ पन्ने यूं ही पलट जाते हैं और उन्हें दिल से महसूस करके जीने का प्रयास करते हैं। आइए सुनते हैं रानी पद्मावती की कहानी। जी हाँ साथियों, खिलजी वंश के पार्ट नंबर 4 एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं। आपसे वादा भी किया था हमने, तो निभाना पड़ेगा और हम उस वादे को निभाने के लिए आपके सामने मुखातिब है साथियों। तो खिलजी वंश पार्ट 4 में आपका स्वागत है, जहां आप देखेंगे रानी पद्मावती की कहानी। जी हाँ साथियों, तो रानी पद्मावती की कहानी जिसके बारे में इतिहास बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ जिसके बारे में कहा जाता है, जिसकी पवित्रता और जिसके शौर्य की बातें हमारे इतिहास के पन्ने आज भी कहते आए हैं। आज भी चित्तौड़ महारानी पद्मावती के बारे में नतमस्तक है, आज भी जिसकी प्रशंसा करते हमारे जुबान नहीं थकते होंगे, आज भी जिसकी गाथा हमारे इस संसार में, हमारी इस दुनिया में, हमारे इस भारत में हर जगह फैली हुई है। जी हाँ साथियों, तो रानी पद्मावती की कहानी से जुड़ने का प्रयास कीजिए। एक बेहतरीन कहानी हम आपके लिए लाए हुए हैं साथियों। यहाँ ज्यादातर दायित्व तो आपका है, हमारा काम बस इतना है कि हम इस कहानी को बेहतर ढंग से आप तक पहुंचा पाए। आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में, क्या रूपरेखा रही, क्या क्या बातें हुई हैं साथियों, क्या क्या हम लोगों ने सुना है और क्या क्या हम लोगों ने देखा है। फिलहाल हम साक्षी की बात करेंगे, इतिहास के तर्क के साथ चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम तैयारी करने वाले लोग हैं, ना कि हम किसी फिल्म के डायरेक्टर हैं। क्योंकि हम लोग इस रंगमंच के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम केवल अपनी शिक्षा की चीजों को आप तक पहुंचाने का कार्य, दायित्व तो निभाते हैं। जी हाँ साथियों, और ये कोशिश हमारी होती कि आप भी इन कंटेंट के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। तो रानी पद्मावती सिंघल द्वीप, जो कि श्रीलंका में पड़ता है, तो सिंघल द्वीप की राजकुमारी हुआ करती थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। जी हाँ साथियों, तो गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था, वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। तो गंधर्व सेन जो कि राजा थे, सिंघल द्वीप के राजा, और उनकी पत्नी का नाम चंपावती, उनसे जन्म लेती है एक बहुत ही खूबसूरत कन्या, जिसके जन्म लेने के बाद इतिहासकारों का कहना है कि महल जगमगा उठता है। खूबसूरती का खजाना थी पद्मावती, शायद दुनिया में ऐसी कोई महिला ने दोबारा जन्म लिया हो। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नाम की रचना से लोगों का दिल अपनी तरफ आकृष्ट करने का प्रयास किया और लोगों को इस कहानी से रूबरू कराने का प्रयास किया। उनके द्वारा ये कहा गया कि पद्मावती जी इतनी खूबसूरत थी कि जब ये जल ग्रहण करती थी, यानी पानी पीती नहीं होंगी, तो इनके कंठ पर वो जल दिखता था। सोचिए कितनी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी ये, बहुत ही खूबसूरत। और हमने आपको बता भी दिया गंधर्व सेन, यानी आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं पिता का नाम। और मेरे हिसाब से कोई बहुत ही ज़्यादा ये फैक्ट मामले आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप जानना चाहें तो लिखें। पिता का नाम है गंधर्व सेन और माता का नाम साथियों चंपावती। ये माता है चंपावती, कुछ हम इसी वक्त लिख भी दे रहे हैं। माता का नाम हो गया चंपावती, और हमने अभी आपसे बात किया ये अपने शौर्य के लिए और अपनी पवित्रता के लिए इनकी इतिहास में अलग पहचान बनी हुई है। शौर्य, पवित्रता के लिए जानी जाती हैं। सिंघल द्वीप की ये राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप की राजकुमारी, अभी ये रानी नहीं है। सिंघल द्वीप की राजकुमारी का मतलब अभी इनका विवाह नहीं हुआ है। सिंघल द्वीप की राजकुमारी है, अद्वितीय सुंदरता की धनी है, अद्वितीय सुंदरता की धनी है। लीजिए, ये तो एक मोटा मोटा आंकड़ा, इसलिए मैंने कहा कहानी में ज्यादा दिलचस्पी तब होगी जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो पिता गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती। चंपावती भी बहुत खूबसूरत, एक खूबसूरत कन्या का जन्म सिंघल द्वीप में हो चुका है। धीरे धीरे ये खूबसूरती बड़ी हो रही है, और जब खूबसूरती बड़ी होगी तो पिता की माथे पर एक चिंता की लकीरें, जो हर बाप के अंदर होता है कि अब विवाह करना है, तो वो खिंच रही है। और पिता अब अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढेगा, क्योंकि अब वो राजा है तो मामूली वर नहीं ढूंढेंगे। इसलिए आपको पता है इतिहास में तमाम ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए तमाम प्रकार के शर्त रखे हैं कि जो पूरा करेगा वो ले जाएगा। और हमारी सबसे पवित्र ग्रंथ जिसे आप कह सकते हैं रामायण, उसके अनुसार भी आपने इन तमाम बातों को दिल से छूने का प्रयास किया है साथियों। तो हुआ क्या, सिंघल द्वीप की राजकुमारी के पास, यानी जिनका नाम है पद्मावती, इनके पास एक हीरामन नाम का
एक तोता हुआ करता था। कहा जाता है ये तोता बोलता था, और ये तोता बहुत ही बोलता था, हमेशा रानी के साथ रहता था, यानी राजकुमारी के साथ रहता था, और राजकुमारी उससे बातचीत करती थी, वो बोलता भी था। एक बार अचानक एक बिल्ली ने इस हीरामन नाम के तोते को दौड़ा लिया, यानी शिकार बस खाने के लिए। तो हीरामन तोता बेचारा किसी तरीके से अपनी जान को बचा करके भागता है और जंगल में जाकर के एक डाल पर बैठ जाता है, जहां पर आकर के एक बहेलिये ने उसे पकड़ लिया। तो बहेलिये के हाथों ये पकड़ा जाता है। बहेलिया इसके गुण को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और बाजार में जाकर के एक ब्राह्मण के हाथ काफी अच्छे दाम पर उसे बेच देता है। ब्राह्मण उसे ले जाकर के कहां, देखना साथियों, चित्तौड़गढ़ के राजा, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को दे देता है, यानी इन्हें भेंट देता है रतन सिंह को। चित्तौड़गढ़ के राजा है रतन सिंह, उनको भेंट के स्वरूप क्या दिया? हीरामन तोता। हीरामन तोता जब इनके पास पहुंचता है तो इनके पास बैठता है, इनसे बात करता है, इनसे बोलता है, ये भी उससे बात करते हैं और बोलते हैं। तो वाकई में दिलचस्पी उससे बनी होगी। इन्होंने कहा कि हमारी पत्नियां काफी खूबसूरत है। इस विषय पर जब हीरामन ने सुना, कहा ना राजन, आप गलत हैं, आपको पता ही नहीं कि आपकी पत्नी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मैं आपको बताऊं? तो राजा रतन सिंह कहते हैं बताओ। तो हीरामन तोता कहता है कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी जिन्होंने मुझे पाला है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत है। राजा रतन सिंह को ये बात भा जाती है और राजा रतन सिंह इस खूबसूरती को पाने के लिए सिंघल द्वीप जंगलों से और जलमार्ग से होते हुए पहुंच जाते हैं। काफी कठिन तपस्या थी। फिलहाल भारत से आप जान सकते हैं सिंघल द्वीप जाना कितना कठिन होता रहा होगा उस समय, लेकिन फिलहाल वो पहुंचते हैं और हीरामन तोता भी साथ साथ होता है, क्योंकि रास्ता उसी को ही बताना है। हीरामन तोता इनको लेकर जाता है और राजकुमारी के पास पहुंचता है। राजकुमारी से देख करके काफी खुश होती हैं, लेकिन वो राजकुमारी से कहता है कि हम आपके लिए कुछ लाए हुए हैं, एक लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और वो है कौन? वहां के फला फला जगह के राजा है, चित्तौड़गढ़ के राजा है। रानी भी धीरे में उनसे मिलने चली जाती है। राजा जंगल में बैठे होते हैं और रानी को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके हीरामन तोता ने जितना उन्हें बताया था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती उनके सामने आके खड़ी थी। उन्होंने देखा और अचेत हो गए। सोचिए जरा कितनी खूबसूरत रही होंगी, पता नहीं, हरदूत भगवान जाने। अचेत हो गए राजा, यानी मूर्छित हो गए। और रानी ने जब देखा कि काफी समय से इनको होश नहीं आ रहा, तो एक इन्होंने चंदन से इनके सीने पर लिख दिया कि अगर आप हमें पाना चाहते हैं तो हम कोई छोटे मोटे घराने के नहीं हैं, अगर आप हमें पाना चाहते हैं तो आप हमारे सिंघल द्वीप आइए, हमारे किले पर चढ़िए और चढ़ करके बताइए, फिर आप हमसे शादी करिएगा। हीरामन तोता इनकी काफी मदद करता है रतन सिंह का, और इन्हें पिछले दरवाजे से ले जाकर के, यानी गुप्त दरवाजे से ले जाकर के महल में प्रवेश करवा देता है, जहां राजा इन्हें बंदी बना लेते हैं। फिलहाल हीरामन तोता जाकर के रानी से बताता है। रानी आती हैं, राजा से कहती हैं कि पिताजी यही हमारे लिए योग्य वर है, और पिताजी भी ये बात स्वीकार करते हैं और रतन सिंह से इनकी शादी कर देते हैं। आपने देखा होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने एक रचना लिखी थी नागमती वियोग वर्णन, और नागमती वियोग वर्णन में उन्होंने कहा नागमती इन्हीं रतन सिंह की ही पत्नी थी। और नागमती काफी ज्यादा वियोग में, यही बात हुई थी जब ये चले गए थे, सिंघल द्वीप पहुंच गए थे, तो नागमती इनके वियोग में चिंतित थी, और इसलिए उन्होंने लिखा पीऊ जो गए फिर किन न फेरा, यानी पिया मेरे जब से गए फिर से मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं है, इस बात से वो चिंतित थी। और अब संदेशा देती हैं, संदेशा पहुंचता है। राजा रतन सिंह अब अपनी मां रानी को लेकर के कहां पहुंचते हैं? चित्तौड़गढ़ चले आते हैं। तो पद्मावती यहां पहुंच जाती है और अच्छा खासा माहौल, एक भरा दरबार, एक सुंदरता से भरा दरबार, अब एक खुशहाल जीवन राजा रतन सिंह का भी चल रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज शायद ये उठा लाए हैं। ऐसी इनकी मान्यता रही होगी, ऐसा इनका मानना रहा होगा। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा जीवन यापन हो रहा है। और हम आपको बताते हैं, इसी बीच एक व्यक्ति का एंट्री मैं कराऊंगा, राघव चेतन। जी हाँ साथियों, इस व्यक्ति को याद रखिएगा, काफी लंबे अरसे तक आपके जहन में रहने वाला है। राघव चेतन, राघव चेतन राजा रतन सिंह के दरबार में रहता था। कुछ लोगों का मानना है ये बहुत ही ज्यादा जानकार था, कुछ लोगों का मानना ये ज्योतिषी था, कुछ लोगों का मानना तमाम प्रकार की इसके अंदर विद्याएं थी, और जिसकी मदद से राजा रतन सिंह तमाम प्रकार के कार्य का निष्पादन भली भांति किया करते थे। इसका मतलब हुआ इसको एक उच्च पद दिया गया था और एक बड़े पद पर इसका सम्मान था उस राज सिंहासन के दौरान। और ये मानना है कि राघव चेतन भी कई बार ये बोलता भी है कि आपका जो सिंहासन संचालन है कहीं ना कहीं मेरी देन है। तो राघव चेतन को बहुत ही बड़ा पद मिला हुआ था।
एक बार अचानक राघव चेतन कुछ अलग अलग घटनाएं हैं, कहीं कहा जाता है कुछ इसने गलत बोला था और कहीं कहा जाता है कि राघव चेतन ने एक बार महारानी को अमर्यादित रूप से देख लिया था और इस वजह से राजा ने इसे कठोर दंड दिया, क्योंकि रानी को कोई देख नहीं सकता था और इसने देखा, राजा ने इसे कठोर दंड दिया और देश निकाला कर दिया। और इस भयंकर अपमान को यह सह नहीं पाया। अपमानित होने के बाद यह सीधा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है। यहां से कहानी बहुत ही दिलचस्प होगी साथियों। एक प्यारा सा घर, एक प्यारा सा संसार, एक प्यारा से परिवार पर अब देखिए किसी की ग्रहण लगेगी। तो राघव चेतन बेइज्जत होने के बाद कहां गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है, जो कि दिल्ली का सुल्तान यानी हमारे भारत का सबसे बड़ा सुल्तान है। वहां जाकर के कई दिनों में, एक दिन में नहीं, कई दिनों तक लगातार वो पद्मावती की प्रशंसा करता रहा। अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावती की प्रशंसा करता रहा, क्योंकि उसे भी पता था अलाउद्दीन खिलजी कहा भी करता था कि दुनिया की हर एक नायाब चीज पर केवल अलाउद्दीन का हक है। और जब ये पद्मावती की इतनी प्रशंसा सुनता है जिसे लगता है होगा, और जब इसके मन मस्तिष्क में धारणा जाग जाती है कि सचमुच होगा, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के लिए पागल हो जाता है। और शायद यही इसकी चाल थी राघव चेतन की। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। 8 महीने तक लगातार संघर्ष करता है, लेकिन चित्तौड़ की किलाओं को, चित्तौड़ की दीवारों को भेद नहीं पाता है। वापस चला जाता है, लेकिन इसकी अभिलाषा मरती नहीं है। ये पुनः आक्रमण करता है और अब की बार कूटनीति का सहारा लेता है। अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह के पास एक संदेशा भिजवाता है कि खून खराबे से बेहतर है मेरा एक काम कर दो। काम क्या था? उसने कहा कि मैं केवल महारानी को एक झलक देखना चाहता हूं, मैं केवल देख करके चला जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इस सुंदरता को देखना है जो आपकी है, और इस दुनिया की हर एक नायाब चीज तो मेरी थी, लेकिन चलो मैं इतने पे ही समझौता कर लेता हूं, केवल मैं उसे एक बार देखूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को क्योंकि इस राघव चेतन पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं था, अतः राघव चेतन के बारे में वो बहुत ज्यादा कुछ सोच भी नहीं रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है, इतना ज्यादा युद्ध में कर रहा हूं, तमाम चीजों के साथ यहां आया हूं, बैठा हूं। अच्छा, फिलहाल तैयार हो जाते हैं कौन? राजा रतन सिंह। कहते हैं चलो, जब इतनी सी बात है, रानी इनसे कहती हैं, पद्मावती जी कहती हैं कि इतनी सी बात के लिए इतना शोर शराबा मत करिए, दिखाई दीजिए मुझे, वो देख ले मुझे। इसके बाद जब वापस जाने के लिए तैयार है तो क्यों, इतनी भीषण सेना के साथ हमारा बहुत कुछ बिखर जाएगा, संसार हंसता खेलता टूट जाएगा। महिलाएं समझ भी रही हैं कि पीड़ा की धनी होती हैं, तो उन्होंने महसूस किया। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को आमंत्रित किया जाता है राज दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी आता है। इतिहासकारों का कहना है उसे एक दर्पण में दिखा दिया जाता है। तो रानी पद्मावती को दर्पण में देखता है अलाउद्दीन, और यह मुंह दिखाई वाकई में चित्तौड़गढ़ के लिए अब साफ साबित होती है। नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी अगर पद्मावती को ना देखा होता, शायद कुछ चंद अल्फाजों में ही ये सिमट गया होता। दीवाना हूं तेरा, मुझे इनकार तो नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं, कुछ तो शरारत तेरी निगाहों की भी है, अकेले हम इसके गुनाहगार तो नहीं। जी हाँ साथियों, अकेले हम इसके गुनाहगार तो नहीं। अगर ये देखा ना होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कुछ करता भी ना। और आपको पता है, तमाम ऐसी रामधारी सिंह जिनकर जी ने भी उर्वशी लिखी है। उन्होंने कहा है उर्वशी में, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता, है कि नहीं साथियों? तो ये चीजें हैं, महिलाओं के आगे वो हो ही जाएगा, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती है रूपसी नारी उसे मुस्कान से। कुछ ऐसे ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी अब जब वापस अपने कैंप में आता है तो ना जाने का मन बना लेता है, और अब ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। फिर से संदेशा भिजवाता है कि आपका अहो भगत, आपका सत्कार हमें बड़ा अच्छा लगा, और हम जाना चाहते हैं फिलहाल, लेकिन हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। आप भी हमारी दावत को कबूल करें और हम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए यहां से निकल जाएंगे। राजा रतन सिंह को लगा कि ये आदमी ठीक ठाक है, क्योंकि हम बुलाए वो आया और हम वो बुला रहे तो हम भी जाएंगे। राजा रतन सिंह अलाउद्दीन की चाल को समझ नहीं पाते, वहां पहुंचते हैं, वो उनको बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद दिल्ली ले जाता है। और जब ऐसी सूचना अब यहां मिलेगी तो यहां लोग तो पागल हो जाएंगे। और अब संदेशा आता है कि अगर आप
अपने राजा को ले जाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, तो पद्मावती को मेरे पास आना पड़ेगा। अब ये सुन करके पद्मावती के दिमाग में बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होंगी फिलहाल, लेकिन ये डरती नहीं है और ये डटकर सामना करती है ऐसे सिचुएशन की। कहा जाता है कि जब रानी पद्मावती जी की यानी राजकुमारी पद्मावती की जब शादी हुई, जब ये रानी बनी, तो इनके साथ इनके चाचा भी आए जो कि बहुत ही बहादुर थे, और भतीजा भी आता उनका, यानी इनका भाई है जिसका नाम बादल था। तो गोरा और बादल आते हैं जो कि बहुत ही पराक्रमी थे और जिनकी शौर्य प्रशंसा आज भी इतिहास के पन्ने कहते हैं। गोरा बादल भी थे इनके दरबार में, चित्तौड़गढ़ की शोभा बढ़ा रहे थे। कब से? जब से पद्मावती जी आई थी। और वो भेंट किया था किसने? गंधर्व सेन ने, इनके पिताजी ने। और अब रानी पद्मावती एक चाल चलती हैं, कई पालकियां मंगाती हैं। कहा जाता है कि 1600 पालकियां थी। तो उन पालकियों में उन्होंने कहा कि सारे सैनिक वीर योद्धाओं को बैठा लेती हैं, गोरा बादल भी उसमें होते हैं, और वहां संदेशा भिजवाया जाता है कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरी दासियां भी आएंगी। तो जिसको अलाउद्दीन खिलजी स्वीकार कर लेता है, और इस वजह से पालकी के अंदर कौन आ रहा अलाउद्दीन खिलजी को पता नहीं था। पालकियां पहुंचती हैं और वहां पहुंचने के बाद पद्मावती कहती हैं कि सबसे पहले मैं अपने पति से मिलना चाहूंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो ये भी मान लेते हैं। और ये जैसे ही पालकी उस जगह पहुंचती जहां पर राजा रतन सिंह को रखा गया था, वहां से गोरा और बादल निकलते हैं और उन्हें किसी तरीके से बाहर निकाल देते हैं। राजा रतन सिंह बाहर निकल जाता। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये अचानक पता चलता है कि हमारे कैंप में हमला हो गया है, सैनिक आए हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी जब तक कुछ सोच पाता, जब तक उसके सैनिक इसकी प्रतिक्रिया के रूप में कुछ कर पाते, तब तक यहां से लोग फरार हो गए। और कहा जाता है कि गोरा बादल वहीं रुक गए हैं और इनके सैनिकों का अकेले सामना करते हैं, और तब तक ये लोग भागते हैं। अलाउद्दीन खिलजी काफी लंबे समय तक पीछा भी करता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि यहां गोरा और बादल से बहुत ही भीषण युद्ध होता है और यहीं लड़ते लड़ते ये दोनों अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। जी हाँ साथियों, तो आप सोच सकते हैं कितनी क्षमता थी इन दोनों के अंदर, गोरा और बादल के, और इन दोनों की मृत्यु यहीं होती है। और किसी तरीके से रानी पद्मावती अपने पति को लेकर के चित्तौड़गढ़ पहुंच जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को अब बहुत बुरा लगता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण में अब की बार इसकी विशाल सेना के आगे चित्तौड़गढ़ के सैनिक टिक नहीं पाते हैं, और यहां राजा रतन सिंह मारे जाते हैं। और जब रानी पद्मावती को यह सूचना मिलती है कि हमारे पति मारे जा चुके हैं, तो अपनी पवित्रता के खातिर तमाम राजपूत महिलाओं के साथ इन्होंने जौहर कर लिया है। जौहर का मतलब समझ रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं आत्मदाह। आग में जल करके जौहर कर लिया रानी पद्मावती, जिनकी कहानी आज भी चित्तौड़ के हर कोने कोने में इंगित है, जिनकी गाथा आज भी हमारा इतिहास महसूस करता है, जिनकी गाथा आज भी हमारे दिलों में है। वाकई में रानी पद्मावती बहुत ही अलग प्रकार की, या आप कह सकते हैं इतना अलग तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। तो फिलहाल जो भी है, ऐसी कुछ कहानियां इनके साथ जुड़ी रही। आपको ये कहानी कैसी लगी साथियों? रानी पद्मावती के जौहर की गाथा आप जाकर के चित्तौड़गढ़ की किलाओं में देख सकते हैं, आज भी वहां महसूस कर सकते हैं। आज भी ये माना जाता है कि उनकी राख है वहां, जहां जिस कुंड में इन लोगों ने जौहर किया था, काफी लोगों ने मिलकर के कई हजार महिलाओं ने एक साथ जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी जब वहां पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, उसे राख मिलता है, और अलाउद्दीन खिलजी यहीं से थोड़ा सा टूट भी जाता है, और इसके बाद बीमार हो जाता है, और एक निश्चित अवस्था पर आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। 1316 ईस्वी के आसपास वो मर जाता है। तो फिलहाल जो कुछ भी रहा, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए क्या क्या संघर्ष किए, लेकिन फिर भी रानी पद्मावती की शौर्य गाथा जो हमारे भारत की शान है, हमारे भारत की यान है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।